100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकेंड बाद। सदन के अनेक सदस्यों ने इस बात की चर्चा की है कि सरकार अपने खर्चे में कमी करे, मितव्ययिता लाए, सादगी का आचरण करे और हमारे मंत्री और उच्च अधिकारी अपने आचरण से जनता के सामने आदर्श उपस्थित करें। देश में योजना के पक्ष में जन उत्साह का निर्माण करने के लिए यह नितांत आवश्यक है, किंतु इस बात से सहमत होते हुए भी इस दिशा में प्रगति नहीं दिखाई देती है। कल एक आदरणीय सदस्य ने चंडीगढ़ का उल्लेख किया था। अब भोपाल में भी मैंने सुना है कि एक नए चंडीगढ़ का निर्माण होने जा रहा है। 2-3 करोड़ रुपए की लागत से एक नई राजधानी बनाई जा रही है। राजधानी की ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं, जिनमें स्वतंत्रता की गंगा भगवान शंकर की जटाओं की भांति खोकर रह जाती है, भारत के 7 लाख गांवों को लाभ नहीं पहुंचा सकती हैं। ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं भारत के 7 लाख गांवों के अंतःकरण में राष्ट्र निर्माण के लिए त्याग और बलिदान की प्रेरणा पैदा नहीं कर सकती हैं। चंडीगढ़ में एक नया विधान भवन बनाया जा रहा है और उस पर कोई 1 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत आएगी। उसे आप रोक सकते हैं। भोपाल की राजधानी को बनाने की योजना को आप स्थगित कर सकते हैं और किया जाना चाहिए। अगर भोपाल में भवन नहीं है तो आप राजधानी को ग्वालियर में ले जा सकते हैं। संपूर्ण दृष्टिकोण को परिवर्तित करने की आवश्यकता है। महोदय, योजना के लिए जो जनता में उत्साह नहीं है, उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि इस योजना को पार्टी के आधार पर चलाया जा रहा है। यह राष्ट्रीय नियोजन नहीं है। इसमें सभी दलों और वर्गों के सहयोग को प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं किया गया है। लोकसभा का सदस्य होने के नाते मैं जिला नियोजन समिति में लिया गया हूँ, मगर उसकी बैठक जो 10 मई को होनी थी, उस बैठक की खबर मुझे 16 मई को मिली। एक बाढ़ निरोधक समिति मेरे जिले में है, उसकी बैठक 26 तारीख को थी, जिसकी सूचना मुझे 29 तारीख को मिली है। अब यह डाक और तार विभाग की गड़बड़ है या जिला अधिकारियों की, यह मैं नहीं कह सकता, किंतु जब तक प्रत्येक स्तर पर जनता को आयोजन के साथ सहयोग के लिए आमंत्रित नहीं किया जाता, तब तक अपेक्षित उत्साह पैदा नहीं किया जा सकता है। यह बात निश्चित है। उपाध्यक्ष महोदय, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र के आधार हैं, किंतु यह खेद का विषय है कि भारत में चुनाव अधिकाधिक भ्रष्ट होते जा रहे हैं। महोदय, भारत में चुनावों पर पूंजी का प्रभाव बढ़ रहा है। दूसरे चुनावों में शासन तंत्र का खुला दुरुपयोग होने लगा है। कानून के अंतर्गत उम्मीदवारों के चुनाव व्यय पर रोक लगाई गई है। एक सीमा निर्धारित की गई है
यह सीमा लोकसभा के लिए 35,000 रुपये तथा विधानसभा के लिए कुछ अंतर के साथ 12,000 रुपये है, किंतु सभी जानते हैं कि इस सीमा का पालन उल्लंघन में ही अधिक होता है। चुनाव में राजनीतिक दल जितना धन व्यय करना चाहे कर सकते हैं। मेरी पार्टी को छोड़कर शायद ही कोई राजनीतिक दल ऐसा हो जो जनता के पास जाकर थोड़ा बहुत धन इकट्ठा करने का प्रयास करता है, किंतु केवल उसके बलबूते चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। सभी दलों के अधिकांश उम्मीदवारों को चुनाव के लिए धन कुबेरों के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। कंपनियां कानून से राजनीतिक दलों को चंदा नहीं दे सकती हैं, लेकिन राजनीतिक दल धन एकत्र करते हैं। यह धन नंबर 2 का होता है। इस धन का कोई हिसाब नहीं होता है। डॉक्टर सेठी की गणना के अनुसार राष्ट्रपति, लोकसभा, विधानसभाओं आदि के चुनाव पर भारत में लगभग 100 करोड़ रुपया खर्च होता है। उनका कथन है कि अमेरिका में होने वाले चुनाव व्यय की तुलना में यह खर्च ज़्यादा है। आप यह स्वीकार करेंगे कि जो तत्व 100 करोड़ रुपया काला धन चुनाव लड़ने के लिए राजनीतिक दलों को देते हैं, वे उसके बदले में स्वयं कितना काला धन बनाते होंगे, इसकी सहज ही कल्पना की जा सकती है। शासन तंत्र के दुरुपयोग की घटनाएं न केवल बढ़ती जा रही हैं, उसके स्वरूप में भी परिवर्तन हो रहा है। पिछले चुनावों के पश्चात कई ऐसी चुनाव याचिकाएं आईं जिनमें ट्रिब्यूनल को, हाईकोर्टों को यह निर्णय देना पड़ा कि रिटर्निंग अफसर उम्मीदवारों को अनुग्रहित करने के लिए मत पत्रों में हेरफेर करते हैं, गलत तौर पर नामजदगी के पर्चे रद्द कर देते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह बात कही थी कि अगर रिटर्निंग ऑफिसर निष्पक्षता से अपना कर्तव्य पालन नहीं करेंगे तो चुनावों को स्वतंत्र नहीं रखा जा सकता। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि कानून में सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध केवल व्यक्तिशः रूप से कार्रवाई हो सकती है। अगर कोई उम्मीदवार किसी सरकारी कर्मचारी के प्रभाव का या उसके अधिकार का उपयोग अपने पक्ष में करे तो उसका चुनाव अवैध हो सकता है, यह स्पष्ट करें। धन्यवाद।